थोड़ी मैं कन्नन जी की बात आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि हम सब नागरिक हैं। हम थोड़ा आगे जाके लास्ट गए 30 साल आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम देश के मालिक हैं। फटा हुआ आदमी, फटा गरीब आदमी इस देश में जब पैदा होता है तो ये देश को टैक्स देना शुरू करता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब ये देश का खजाना है तो सिर्फ इतना ये पूंजीवादियों का होता है, बाकी सब खजाना हमारे पैसे से होता है। तो पटवारी हो या कलेक्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबके मालिक हम लोग हैं। लेकिन हम जानते हैं नहीं। और हम मालिक क्यों नहीं हो सकते? तो हम संगठित नहीं है। तो हम संगठित होना चाहिए। इसीलिए आज जो इतने अच्छे वक्ताओं ने भाषण किए, मैं तो सिर्फ आप लोगों को आशीर्वाद देने को आया हूं। मैं हर आंदोलन में हूं, लेकिन मुझे सवाल करते हैं कि ये आप एल्गार परिषद क्यों लेते हैं? ये नया पेशवाई क्या है? ये सवाल करते हैं। ब्राह्मण संघ के लोग मेरे घर आए परसों, मुझे एक लिखित निवेदन दिया और बोला कि ये हमको इसका उत्तर चाहिए। अभी देखो, इतने वक्ताओं ने जो भाषण किए उससे आपको पेशवाई मालूम हुए कि नहीं? पेशवाई का अर्थ समझ गए कि नहीं? देखो कि बाबरी मस्जिद गिराई, उसके पहले वो एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था जयप्रकाश नारायण का। बीजेपी का कुछ नहीं था, 2 एमपी भी नहीं थे, उनको साथ लिया जयप्रकाश नारायण ने और उनको 3 मिनिस्ट्री मिली। एक एजुकेशन, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग और तीसरा फॉरेन मिनिस्ट्री। एजुकेशन में उन्होंने लाया भविष्य और बाकी जो कुछ फालतू चीजें वो एजुकेशन में लाए। आईएनबी ने लाया रामायण महाभारत और हमारे भेजा सड़ा ने काम शुरू किया। और फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सबसे खतरनाक मोसाद नाम की संगठन है इस्राएल का, उनके साथ जोड़ा। तो बराबर वो प्लानिंग करते हैं और हम लोग आपस में झगड़ते हैं। बाबरी मस्जिद ढाई, और बाबरी मस्जिद ढाने का क्या हुआ? आज तक सभी कोर्ट उनके बाजू में है। कोर्ट का कंटेम्प्ट करके, कानून व्यवस्था को तोड़मोड़ करके और संविधान की धज्जियां उड़ा के, वाजपेयी का भाषण है 5 दिसंबर 92 का रात का भाषण है कि बोलते सुप्रीम कोर्ट ने हमें कार सेवा की इजाजत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा को हाथ नहीं लगाना ये भी ऑर्डर करी थी, वो बोलता नहीं। वो कहते हैं कार सेवा कैसे करेंगे? यहां तो नोकीले पत्थर है, ये सब डोम है, जिसकी आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि वाजपेयी बहुत अच्छे थे। बहुत ही क्रूएल आदमी था वाजपेयी। उसने भाषण क्या किया? भाषण किया कि ये नोकीले पत्थर है, ये डोम है, तो हम कार सेवा नहीं कर सकते। तो लोगों ने आवाज दी कि उसको हम डिसमेंटल करेंगे, तभी हम कार सेवा कर सकते हैं। इतना बोल के चले गए और बाद में जिंदगी भर कहते रहे कि मेरा कोई ढांचा गिराने से मेरा संबंध नहीं है। तो इनका प्लानिंग आप सोचो। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ढांचे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इतने खूबी से भाषण करके दूसरे दिन तो क्या आप सब आपके सामने है, इतिहास है। लेकिन जो जो इन्होंने किया, गोधरा किया, गोधरा किसने किया, क्या किया, क्यों किया? लेकिन ये उनका एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने किताब लिखी है कि हम गोधरा का संबंध आईएसआई से लगा रहे थे, पाकिस्तान से लगा रहे थे। तो अडवाणी यानी मोदी ने बोला कि नहीं, लोकल मुस्लिम देखो। यानी कौन सा भी इन्वेस्टिगेशन, एक भी इन्वेस्टिगेशन, वहां का एटीएस प्रमुख बोलता है, गुजरात का एटीएस प्रमुख बोलता है कि एक भी इन्वेस्टिगेशन मोदी शाह के रेजिम में इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं और हो ही नहीं सकता। दूसरा, कई अभी सबूत है, आपने संजीव भट्ट पूछा, लेकिन मेरे पास वीडियो है बजरंगी करके, उसका वीडियो है। खुद मोदी का एक एमएलए बोलता है कि हमें 3 दिन आपको जो करना है करो, ऐसी मोदी की ऑर्डर थी गोधरा के बाद। तो उसका फायदा किसको हुआ है? बाबरी मस्जिद का फायदा किसको हुआ है? अहमदाबाद राइट के फायदा किसको हुआ है? गोधरा का फायदा किसको हुआ? उसके बाद जो भी दंगे हुए, बॉम्ब स्फोट हुए, बॉम्ब स्फोट की ताबी बोला कि बॉम्ब स्फोट आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं, नेताओं ने करे।
और मुस्लिमों का नाम लिया, फायदा किसको हुआ? तो ये पेशवाई है। मैं पेशवाई के एक एक ये बोल रहा हूं आपको, एक एक पहलू बोल रहा हूं कि ये नहीं पेशवाई है। तो ये फायदा बाद में जो मोदी को प्रोजेक्शन मिला, जो भी किया मोदी ने, गुजरात में तो कुछ किया ही नहीं मोदी ने, तो भी गुजरात मॉडल जो मॉडल ही नहीं था, वो मॉडल हम हमारे सर पर बिठाया। क्योंकि मनुवादी और मनीवादी लोग, जो मनीवादी मीडिया, जो मालिक है मनीवादी और मनुवादी चलाते हैं, तो कुछ भी न करके गुजरात मॉडल आया। आज मोदी आया सत्ता पर, पठानकोट हुआ। पठानकोट कैसा हो सकता है? पठानकोट के सेफेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, मिलिट्री का एयरपोर्ट है, चीटी भी नहीं जा सकती अंदर। वहां आतंकवादी आए और उनके आतंकवादियों के ये इसका तपास यानी जांच करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी बुलाई। बाद में उरी हुआ। उरी का तो इतना सिंपल था कि उरी के आतंकवादी एक पुलिस स्टेशन में छिपे थे और वो पुलिस स्टेशन में छिपकर फायरिंग कर रहे थे। उनके पास कितनी गोलियां होगी? यदि पुलिस स्टेशन को घेर लिया होता और उनके गोला बारूद खत्म होने के बाद उनको अरेस्ट किया होता, तो जनता के सामने आता कि वो आतंकवादी कौन है, कहां से आए, क्यों कर रहे हैं। लाना ही नहीं है, एक भी बात आपके सामने नहीं आती। फायदा किसको हुआ? उसके बाद पुलवामा, और पुलवामा के आज भी जांच नहीं हुई। शर्म नहीं आती इनको कि इनके राज के चलते हम मान ले कि बाहर से लोग आए, आरडीएक्स आया और उनको उड़ाया। वहां का आरडीएक्स मालूम है आपको कहां का था? पुलवामा का आरडीएक्स नागपुर का था। पुलवामा का आरडीएक्स नागपुर में मैन्युफैक्चर हुआ था। तो कहां से आरडीएक्स आया? लेकिन जांच ही नहीं। और वो जो अभी ट्वीट सामने आया आपके, ये अर्णव गोस्वामी का, तो वो बोलता है कि अच्छा हुआ, अभी तो बॉस जीतेगा। तो ये क्या है, किसके लिए हुआ पुलवामा? फिर बालाकोट होने के थी, इंफॉर्मेशन प्रेस को पहले थी। तो ये जो सब हथकंडे हैं, जो कनन जी बोल रहे थे कि अभी हम लोग अभी तक नहीं समझ रहे कि नई पेशवाई क्या है। हमको ही सवाल पूछते हैं कि नए पेशवाई का मतलब अर्थ क्या है। ये नई पेशवाई है जो हजारों साल हमें बर्बाद किया। हमारा हर कल्याणकर्ता उसको मारा गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। गौतम बुद्ध हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, जो भी है, और जो भी बाहर से आया, पहले ईसाई धर्म आया, किसने लिया? सभी टॉप मोस्ट ब्राह्मण ने लिया, नमुंद्री ब्राह्मण। ईसाई पहले वो बने, चर्चेस उन्होंने चर्चेस बनाया, इसका मतलब पहला उन्होंने किया। इस्लाम धर्म 630 में आया, इन्होंने लिया पहले, और चर्चेस मस्जिद बनाए। और हमको बोलते वो हमारे दुश्मन है, और हम उनके जाल में जाते फंसते कि वो हमारे दुश्मन है। और स्वामी विवेकानंद, अभी कई लोगों ने कहा है कि कोई भी धर्म जो बदला, वो जब हम वर्ण व्यवस्था में सफर थे, वर्ण व्यवस्था जो जिनको हमको सताती थी, आप वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते, तो जिस वर्ण व्यवस्था ने हमें जीने नहीं दिया, उन्होंने धर्म बदला, तो उसमें क्या गलती है? तो किसी ने जबरदस्ती करी नहीं, विवेकानंद कहते। और उनका आखिरी भाषण क्या है शिकागो का? वो बोलते सही धर्म है हमारी रोटी और हमारा एजुकेशन। मैं देश भर में घुमा हूं, हमें 2 रोटी और एजुकेशन की जरूरी है। जिस विवेकानंद ने पहले हमारे लोगों के लिए आरक्षण की भाषा करी, उनका हम लोग नाम ही नहीं लेते। उनकी कोई गलती होंगी, जैसे अभी इन्होंने बोला कि आज गांधी की पुण्यतिथि है, आपको डिफरेंसेस हो गए, लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि हमको 100% रिजर्वेशन देना चाहिए। विवेकानंद का पीरियड देखो क्या है। और उन्होंने बोला था जब ब्राह्मणों को पढ़ाई करने के लिए 1 टीचर की जरूरत है, हमारे लिए 10 टीचर देने चाहिए। तो उनका क्या हुआ? जिन्होंने हमारे लिए काम किया, उनको खत्म किया गया। और हमें उसके बिल्कुल कई दुख होता है, कहीं हम उसके ऊपर सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा प्रयास क्या है? एल्गार परिषद के माध्यम से हम क्या आपको
संदेश देना चाहते हैं, तो हमारा संदेश है कि भाई जात के नाम, पंथ के नाम, धर्म के नाम, जो हमारे जाति के नेता है, धर्म के नेता है, सब साले हमारे हम चूसते हैं, हमको चूसते हैं, वो हमारा शोषण करते हैं। तो हमें जात धर्म पंथ छोड़ के वोटिंग करना चाहिए। इसीलिए हमें नई व्यवस्था लानी चाहिए। ये मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था जब हम समझते नहीं, इसी में दुरुस्ती की बात करते हैं, हो गया नहीं, कुछ होगा नहीं। प्रेजेंट व्यवस्था जो है इसमें हम बदल नहीं कर सकते, इसको हमको तोड़ मरोड़ के फेंक देना चाहिए और नई व्यवस्था लानी चाहिए जिसमें हम ना जाति ना धर्म। सपोज हम उनको मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मण को, हम हमारी जात को मानते हैं और हम हमारे जात के नेता को मत देते हैं, तो हम भी मनुवादी हो गए ना, हम क्या हो गए? तो मनुवाद सिर्फ कहने से नहीं जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि मनुस्मृति पुरानी हो गई, इतिहास हो गया। ये गलत बात है। मनुस्मृति दिन ब दिन पावरफुल हो रही है और हो गई है, अभी तक यही चल रहा है। तो हम सवाल ही नहीं करते। इन्होंने सही कहा कि हम देश के मालिक हैं, ऐसा बर्ताव भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो हमें संगठित नहीं होने दिया जाता। हमारे नेता हमको संगठित नहीं होने देते। हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग की जो भाषा वो करते हैं, हमारे नेता हमारे जाति में टुकड़े टुकड़े करते हैं, धर्म में टुकड़े टुकड़े करते हैं। का इस्लाम में एक लोग है। तो मैं कहता हूं कि हमारे धर्म के ब्राह्मण, मुसलमानों के मौला मौलवी, क्रिश्चियनों के पादरा पादरी, फादर पादरी, वो हमको चैन से रहने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको अपने जाति के धर्म के नाम के आपका शोषण करना है। तो भले हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, जो करो, लेकिन उसका राजनीति में क्या संबंध है? जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारा नेता क्या था। अभी एक मुझे ट्वीट आया है कि मुझे प्रोसिक्यूट किया है मध्य प्रदेश में। वो महाराष्ट्र में अभी नहीं कर सकते थे, तो मध्य प्रदेश में प्रोसिक्यूट किया है, ये आज के एल्गार परिषद के कारण। तो हमने तो जब 47 साल के, जैसे आपने रिसिग्नेशन दिया, आप मुझसे युवा होंगे, लेकिन मैंने 47 साल की में जजशिप छोड़ी थी, तो मैंने स्लोगन दी थी कि मैं ना पुलिस को डरूंगा, ना जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा। तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं लोग? तो ये स्लोगन मैंने आज तक रखी है। कहाँ भी कंप्लेंट करो, कुछ भी करो। वो कल भी जो ब्राह्मण संघ के लोग आए थे, थोड़ी धमकी वजह बात कर रहे थे, तो मैंने कहा तुमको मालूम है क्या, हम तो मरने का डर कभी का छोड़ दिया है। एनआईए के लोग हमारे घर आए, एनआईए के लोग आए, यही एल्गार परिषद के कार्य में एनआईए के लोग आए। तो मैंने कहा 3 बातें सुन लो, पहले मेरी सुन लो। मैं कहूंगा मोदी शाह खूनी है। मैं कहूंगा संघ हमारा सभी दुखों की जड़ है, यानी मनुवाद हमारे सभी दुखों की जड़ है। और मैं कहूंगा एल्गार परिषद में जो आपने अरेस्ट किए 100% झूठा इन्वेस्टिगेशन है। ये 3 पहले बात मैंने करी। मैंने कहा अभी पूछो तुमको क्या पूछना है। क्या पूछेंगे वो? एनआईए के लोग आए तो क्या बोलेंगे क्या? मैंने ये 3 बातें बोली। मैंने कहा मेरे गुरु ने कहा है, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर सबसे ऊंचे नीति वाले जजेस। जस्टिस सावंत को सिर्फ एक या दिस अर्नब गोस्वामी ने उनका एक गलत फोटो दिखाया था कि ये करप्ट जज करके। सावंत ने उनके ऊपर सूट लगाया, 100 करोड़ का नुकसान भरपाई मांगा। कोर्ट ने सावंत को 100 करोड़ के नुकसान भरपाई दिए अर्नब के खिलाफ, लेकिन मीडिया बताता ही नहीं। तो ये उंची के जजेस थे, उन्होंने कहा कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। और लोग बोलते हैं मोदी को आप मोदी करते हैं, मोदी जी को। मैंने कहा अरे मोदी कहता हूं, ये आभार मानो मेरे, जो खुद खूनी है, जिसको मेरे गुरु ने खूनी कहा है, उसको मैं क्या कहूं? वो शाह की वही से। और उन्होंने कहा कि इनको प्रोसिक्यूट तो करना चाहिए और इनको किसी भी हालत में एक भी संवैधानिक पद पर कभी बिठाना नहीं। उसी की वजह से उनको 10 साल दुनिया भर में वीसा न करा, क्योंकि वो जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर की ऑर्डर थी। तो आज के माहौल में जैसे हम डर रहे हैं, अरे वो तो कभी न कभी जाने वाले हैं, ऐसे कई मोदी आएंगे जाएंगे। ये व्यवस्था हजारों साल से हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें आज यहां शपथ लेनी है कि हम आखिरी सांस तक मनुवाद और मनीवाद को डरेंगे नहीं
और इनको उद्ध्वस्त करते रहेंगे। यही हमारी आज की एल्गार परिषद का आपको संदेश है। हमें डरेंगे, मैंने तो कहा कि भाई ठीक है डरेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स में एक न्यायमूर्ति लोहिया के बारे में बोलने गया था। मैंने कहा भाई आपके BMW गाड़ियां है, एयर कंडीशन बंगले हैं, हम तो रास्ते पर सड़ रहे, भाषण करते फिर रहे, आप घर में बैठ के मरेंगे या नहीं मरेंगे? एयर कंडीशन गाड़ी में भी घूमे तो मरना है कि नहीं? तो बोले मरेंगे। तो मैंने कहा तुम घर में सड़के मर रहे हैं, हम रास्ते पर लड़के मर रहे हैं, गलती क्या है? चॉइस है हमारा। अब ये IAS बनता, चीफ सेक्रेटरी बनता, और भी कुछ बनता, तो ये हमारे साथ आया ना रास्ते पर लड़ने के लिए। तो ये जब लोग आते हैं तो हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि हम किसको डरते हैं। और क्या है 2 समय की रोटी, 2 जून की रोटी के लिए यदि हमारी जिंदगी है तो जानवर में हमें फर्क क्या है? तो इसीलिए ये जो एल्गार परिषद है, ये हमने पहले भी 2 साल लेने की कोशिश करी और ली भी, इतनी बड़ी अच्छी हुई नहीं। और ये जो बच्चे थे ये कई दिनों के लिए मुझे छोड़ के गए थे। 1 आधा साल उन्होंने हमको छोड़ा था, लेकिन उनको मालूम हुआ कि कोळसे पाटील ही सच्चा हमारा समर्थक है, इसलिए वो वापस आए। नहीं तो ये एल्गार परिषद के नाम से हमने दूसरी परिषद ली फिर, और ये जो है ना राष्ट्र सेवा दल, उनके ग्राउंड पर लिए थी। जस्टिस सावंत और मैं इन बच्चों को ताकत देते थे कि भाई ये आप कहते बराबर है। और इनको ताकत देने का मकसद क्या है? तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वही देश को कुछ बचा सकती है। जो घर में बैठेंगे इनसे क्या होगा? देश का कुछ नहीं होने वाला है। और जो अपने अपने जाति के नेता के पीछे भागते हैं, अभी इन्होंने बोला चाणक्य, चाणक्य की जरूरत क्या है? हम खुद देश के मालिक है। हम घटना की शुरुआत देखो ना, हम भारत के लोग, आम्ही भारताचे लोग, और हम लोगों से करार किया है, हम सब भारत के लोगों से करार किया है कि हम आपको सोशल यानी सामाजिक, राजकीय और आर्थिक समता देंगे। कहाँ समता है भाई? कौन सी समता है देश में? अभी वो ऑक्सफाम का उल्लेख किया उसने, वो लड़की अरुंधति राय ने किया। अरे कोविड के जमाने में हमारे 100 जो उद्योगपति है, पूंजीवादी है, उनकी संपत्ति 35% बढ़ी। यानी 100 रुपए थे तो 135 रुपए हो गए कोरोना के पीरियड में। कैसी बढ़ी? तो मोदी उनको दे रहा है। मुझे उसका जो एक सेंटेंस था कि आपत्ति में अवसर, तो आपत्ति में अवसर क्या है? तो वो आपत्ति का नाम ले रहा है कोविड का, और अवसर क्या है? तो देश बेच रहा है। ये कानून लाए, ये ऑर्डिनेंस लाए, इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद ये ऑर्डिनेंस क्यों लाता है? क्योंकि उसको ये कानून की चर्चा नहीं करनी है। उसको कानून का ड्राफ्ट मिलता है और वो ऑर्डिनेंस निकाल देता है। वो क्या खुद का काम करता है क्या? वो अदानी अंबानी का। और अभी कांग्रेस के जमाने में 50 सिर्फ करोड़पति थे देश में, बड़े करोड़पति। इन्होंने 150 कर दिए, मोदी ने 150 कर दिए। देश की संपत्ति 49 से 48% 1% लोगों के हाथ में थी कांग्रेस के जमाने में। इन्होंने अभी 80 to 90% वेल्थ ऑफ दिस नेशन इज गिवन टू 1%। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये संघ की आइडियोलॉजी है। संघ कभी पढ़ा क्या आपने? गोलवलकर कहता है कि 2 जून की रोटी यही तुम्हारा विकास है। 2 जून की रोटी यही तुम्हारा विकास है। पढ़ो, मंच ऑफ थॉट्स पढ़ो, तीनों पढ़ो। अभी इन्होंने तिलक का भी उल्लेख किया था। तिलक, सावरकर और गोलवलकर जो आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि देश के मालिक हम हैं और तुम्हारा अधिकार सिर्फ 2 जून की रोटी का है। ना तुमको पढ़ाई की जरूरत है। वो बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, एकानुचलित केंद्र सरकार चाहिए, बस हो गया, बाकी जरूरत नहीं। वही मोदी ने किया ना, सब स्टेट को बाजू रखा है। स्टेट को ना GST देता है, ना उनके सवालों पर कुछ काम कर रहा है। कोविड का फंड वो खुद जमा करता है और स्टेट को बोलता है तुम देखो कोविड। अरे तो ये क्या हो रहा है? और इसकी इतने होने के बावजूद भी
हम सब चुप है। एल्गार को आने को डर रहे। मुझे ठीक ठिकान से बाहर से भी फोन आया, जुन्नर से फोन आया कि हमें पुलिस आने नहीं देते। तो पुलिस को पूछना चाहिए कि तुम क्यों नहीं आने देते हमको। और ये पुलिस, हमारे पुणे पुलिस, जिनको हमने वीडियो दिखाया कि ये फुल हॉल है, भरा हुआ है, फंक्शन चल रहा है कोविड के जमाने में, कोविड के पीरियड में, अभी तो कोविड का पीरियड खत्म होता है, ये वीडियो दिखाए तो भी हमको 200 लोगों की परमिशन दी। और फिर वो टीवी पर स्ट्रिप चली है कि यहाँ पुलिस का बहुत बड़ा पहरा है और 200 ही लोगों की परमिशन है, तो लोग घर में बैठे। लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण हमारे वीडियो मैंने देखे, ये लोग जो हमारा सोशल मीडिया है, इनके वीडियो पे 25-25 हज़ार तक तो व्यूवर्स आए। तो यो यहाँ नहीं आए तो वो देख रहे हैं घर में। लेकिन ये कितने दिन चलेगा, ये कितने दिन चलेगा और हम क्यों सहते हैं। अरे खून करके आदमी जेल में जाता है तो उसको अच्छी तरह का सब स्टैंडर्ड है, मानवता का, मानव के जीने के लिए जो आवश्यक है वो सब उसको जेल में मिलता है। हमको मिलता है क्या घर में? मिलता है क्या? तो क्यों हम जेल को डरते? सुबह मैं तो खुद रहा हूं, पुलिस कस्टडी में रहा हूं और जेल में भी हूं, जेल में भी रहा हूं। तो सुबह अच्छी चाय मिलती है, जितनी चाहे चाय, बड़ा ग्लास मिलता है। 9 बजे फल दूध मिलता है, 11 बजे दूध, अच्छी राइस, चपाती, सब्जी जो कुछ होता है, शाम को खाना होता है। इतना खाना तो हमारे गरीबों के घर में होता ही नहीं। और मैंने खुद गरीबी देखी है। हम 2-2 दिन के बाद एक बार खाते थे। तो मुझे यदि मालूम होता जेल में, तो मैं बचपन में जेल में जाते भाई। व्यवस्था के खिलाफ हमें, अरे आम्ही जेवण एकाला सांगितलं, हॉलचं भाडं दुसऱ्याला सांगितलं, आम्हाला कोणी पैसे देत नाही रे। लोकांनी काय करायचं? आणि ज्यांचं आम्ही आता कर्ज काढलंय त्यांचं आम्ही कर्ज देणार कसं? काय डफली फिरून बघितली, हे करून बघितलं, अजिबात कोणाकडे पैसे नाहीत, सगळे एकदम बसलेले भिकारी आहेत। कुछ सोचो, काहीतरी विचार करा। तेव्हा माझा विषय होता, त्यांनी आता चिठ्ठी पाठवली, ती महत्वाची, त्यांची पण हे करतो मी। परंतु माझा असा विचार म्हणणं आहे की आम्ही गेली 30 वर्ष, आता आम्ही अंबानीच्या विरुद्ध लढत होतो, आम्ही हीच भूमिका घेतली। आमची नेहमी भूमिका अशी राहिली आहे की आम्हाला आमची मागणी मंजूर करा, नाही तर आम्हाला जेलमध्ये टाका। मेरा हर आंदोलन इसी मुद्दे पर रहा है। अभी अंबानी के खिलाफ हम बैठे थे, 5000 लोग लेके बैठे, 1.5 महीना 2 महीने, और अंबानी ने जो हमारे लोगों की, किसानों की जमीन उसके कंपनी के नीचे है, सबको परमानेंट जॉब कबूल किया था, दिया नहीं। 30 साल लोग मैनेज होते गए, आंदोलन मैनेज होते गए, मैं गया और अभी हमने 500-600 लोगों को नौकरी दी है। मोदी ने कानून ही बदला, परमानेंट नौकरी का नाम ही खत्म कर दिया। तो ये सब जो हो रहा है, अभी मैं किसानों को ये वही बोल रहा हूं कि चलो करोड़ों लोगों जेल भरेंगे, कहां रखेंगे मोदी? कानून उसके बाप को बदलना पड़ेगा। आपस के झगड़े और मोदी के जो हथखंडे, झंडा फहराया है उसके आदमी ने, आरएसएस का आदमी है, उसके लोग जाके हमारे आंदोलनों के ऊपर हमला कर रहे, पुलिस देख रहे, और जब हमारे लोग रिटेलिएट करते तो उनको अरेस्ट कर रहे, और जो आए उन बाहर से उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। तो ये जो चल रहा है, ये सबको हमें रोकना होगा। ये सबके खिलाफ हमें एकजुट, एक साथ होना जरूरी है। तो फिर से मैं कहता हूं कि हमारी गलती है कि हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे। और गलती क्या है? तो हमारे धर्म के नेता, जाति के नेता, जो भी नेता है, उनको ठिकाने पर लाने का एक ही मार्ग है कि उनको हम सवाल पूछे कि भाई तू कल भिखारी था, आज तेरे बाप ने दी क्या मर्सिडीज तुझे, BMW किसने दी तुझे? तो हम बोलते हैं आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी लंगोटी भी उसने ली तो तुम उसको बोलते हैं आप आगे बढ़ो। तुम पूछो भाई मेरी लंगोटी कहाँ है? तो इसलिए मैं इनका ही भाषण का आगे बढ़ाया कि हम सवाल नहीं करेंगे और हम डरेंगे तो घर में सड़के मरेंगे। हम सवाल करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी रास्ते पर। अरे जब सभी संस्थाएं आवारा हो गई है,
संवैधानिक संस्था है, सब आज आवारा है। सब ब्राह्मणवादियों ने उस पर कब्जा किया है। और जब हमारे करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल बोलता है कहाँ है, कोई पैदल चला नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आंखें नहीं है? उनको दिख नहीं देता था कि करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं? तो ये हो रहा है। तो कोई मोदी को ना जुडिशरी सवाल करती है, ना पब्लिक सवाल कर रही है, ना अपोजिशन सवाल कर रहा है, तो मोदी तो बेलगाम हो गए। तो ये जो बेलगामी है, तो भले जो भी सत्ता पर थे, विरोधी पक्ष में अब ये है, उनके भी फाइलें मोदी के पास होगी, लेकिन हमारे जैसे रास्ते पर लड़ने वाले फटे लोग हैं, फटे फकीर है, उनका क्या है? उनके पास सिर्फ वो मारेंगे ना, तो मरने में जो जिसको बोलते हैं मान है, वो घर में सड़ने में मान है क्या? और फिर हम अगले पीढ़ी को क्या बोलेंगे कि हम घर में चुप बैठे सड़ के मरे, इसलिए आपको अभी भोगो, आप भुगतो। ये बोले कि हमारे बेटे को हमारे घर में अभी आमच्याकडे तर नातवंड परतोंड आलीत, त्यांना काय सांगणार आम्ही की आम्ही घरात बसून आरामात बसलो म्हणून आम्हाला तुम्हाला हे दिवस भोगा आता तुम्ही। तर माझी विनंती आहे आता की एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून आमचा मेसेज आहे, आमचा संदेश आहे की तुमच्या दुःखाचं मूळ या व्यवस्थेत आहे आणि ही व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी तुम्हाला बाहेर आलं पाहिजे। एक मौला मौलवी, एक पक्षाचा पुढारी, संघ आमच्या दुःखाचं मूळ आहे सांगायलाच तयार नाही। कोई बोलता ही नहीं कि हमारे सभी दुखों की जड़ सिर्फ संघ की जहरीली विचारधारा है। और संघ में बहुत चंद लोग हैं, कोई थोड़े से कुरैशी, क्यों यूरेशिया से आए लोग हैं, बस उनका परसेंटेज इवन 0.1001% भी नहीं, यानी लाख में एक। लेकिन वो सब देश को सड़ा रहे और हम सड़ रहे। ये बाकी के ब्राह्मण, उनको मालूम ही नहीं, लेकिन उनको मुनाफा फायदा मिलता है। अरे पेशवाई में ये चित्पावन ब्राह्मण छोड़ के बाकी सब ब्राह्मण, उनकी औरतें, उनकी क्या हालत थी, ये बाकी ब्राह्मणों को बोलो पढ़ो, लोक हितवादी की शतपत्र पढ़ो और जो भी पेशवाई का इतिहास है पढ़ो। हमको तो तकलीफ हुई, लेकिन तुम्हारी वाइफ भी सुरक्षित नहीं थी, तुम्हारी माँ भी सुरक्षित नहीं थी, बाकी ब्राह्मणों को बोलो, वो हमसे झगड़ते। तो जो एक तबका है वो सबको सड़ा रहा है और हम सब सड़ रहे हैं। तो आज हम यहां से जाते हुए समय ये मनुवादी सोच और मनीवादी, आज मोदी ने एक चंद उद्योगपतियों के पास 500 लाख करोड़ की संपत्ति दी है, 500 लाख करोड़। तो हमने बोला कोविड के समय डिफिकल्टी में देश, सिर्फ इनके ऊपर 2% कोविड टैक्स या वेल टैक्स कुछ तो बिठाओ, तुमको 10 लाख करोड़ मिलेंगे, 20 लाख करोड़ मिलेंगे। कोविड के लिए पैसे ही पैसे। हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा फ्री में देने के लिए सरकार के पास पैसा है। फ्री में सब, अंबानी को भी हम राशन फ्री में दे सकते हैं। हमारा कारपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कम है, 17% हमारा कारपोरेट टैक्स है, जबकि अमेरिका का 35% या 40% है। 40%, 17 से 40% पर हम टैक्स बिठाएंगे तो ये जो है ये नीचे आएगा। और ये इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन संघ का आइडियोलॉजी कि तुम्हें सिर्फ 2 जून की रोटी का अधिकार है, बाकी संपत्ति का अधिकार सेठ जी भट्ट जी का है। हमारी जापान और फ्रांस में मेरे ख्याल से मरने के बाद हमारी इस्टेट होती है, उसके ऊपर सरकार का 50% टैक्स है, 50%। यानी अंबानी की संपत्ति 100 करोड़ की होगी तो 50 करोड़ तो सरकार लेगा मरने के बाद। तो लोग ज्यादा संपत्ति जमाते नहीं, इकट्ठा नहीं करते। सरकार को 50% देनी है तो लोगों को दे दो। तो यदि वो भी बिठाते हैं तो हमारे सबके घर, सबका पानी, जो भी है हमको मानवता के लिए, जीने के लिए भी जो भी जरूरी चीजें है वो हम सबको मिलती है। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में हमारे जरूरत चीजों के लिए इंतजाम किया था और वो फंडामेंटल राइट में किया था। लेकिन उस समय बाबा साहब वो फंडामेंटल राइट में नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने वो मार्गदर्शक तत्व में लाया।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आया और उसको हम कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए हमारी ये हालत है। मैं आप सबको विनती करता हूं कि डरो मत,